हेलो। आज हम वॉल्डन बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हेनरी डेविड थोरो ने लिखी है। इस बुक को रिव्यू करने का रिक्वेस्ट हमें इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के किसी व्यूअर ने हमारे एक वीडियो पे दिया था। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 2-3 वीडियो पे ऐसे रिक्वेस्ट हमारे पास हमें मिल चुके हैं जो हमसे कह रहे थे कि हमें वॉल्डन बुक का रिव्यू करना चाहिए। तो इस रिक्वेस्ट के थ्रू हमें ये मौका मिला मुझे स्पेशली कि मैं ये वॉल्डन बुक पढूं। हेनरी डेविड थोरो के द्वारा ये लिखी हुई है और मैं हमेशा से थोरो को पढ़ना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। इसलिए मैं पर्सनली बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये बुक का विजडम और इसकी स्टोरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। और मैं ये बता देता हूँ आपको कि इंडियन एनवायरमेंटलिज्म जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम काफ़ी बुक्स के रिव्यूज़ बनाते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकें पब्लिक में। इस बुक में थोरो ने अपनी स्टोरी बताई है कि वो क्यों 2 साल के लिए 2 साल 2 महीने के लिए जंगल में चले गए थे रहने के लिए। वहाँ पे वो क्या ऐसा सर्च कर रहे थे, ऐसा कौन सा सच था जिसकी तलाश में थे वो, या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट था जो वो कर रहे थे, और उन्होंने क्या सीखा और वहाँ पे उन्होंने कैसे अपना टाइम काटा। ये पूरी डिटेल्स इस वॉल्डन किताब के अंदर है। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये बुक 1840s में लिखी गई है। 1845 से 47 के टाइम थोरो वॉल्डन एक पॉन्ड है जो कि मैसाचुसेट्स जो सिटी है यूएसए में, उसमें एक टाउन है कॉन्कॉर्ड। उस कॉन्कॉर्ड में एक जंगल में वो चले गए थे और वहाँ पे एक 60 एकड़ का बड़ा सा एक तालाब जिसको वो कहते हैं झील है जो कि वॉल्डन, वहाँ पे वो उसके सामने रहते थे। ये वॉल्डन जो पॉन्ड था ये एक जंगल की ज़मीन पे था, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थोरो के एक दोस्त और एक फेमस अमेरिकन एसेइस्ट और एक फ़िलोसोफ़र, एक स्टोरी टेलर, एक थिंकर जिनका नाम है राल्फ वॉल्डो एमर्सन, उनकी प्रॉपर्टी थी। तो ये क्योंकि थोरो के दोस्त थे तो हेनरी डेविड थोरो ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी ज़मीन पे रह सकता हूँ, और उन्हें ऑफ कोर्स परमिशन दी एमर्सन ने। तो ये गए क्यों वहाँ पे हेनरी डेविड थोरो, उसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। 1840s में जैसा आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के सारे इल इफ़ेक्ट्स फर्स्ट हैंड हेनरी डेविड थोरो और उनके जैसे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो देख रहे थे। और तो इस सबसे परेशान जो सिटी की हसल बसल से हम आजकल परेशान होते हैं, वो हेनरी डेविड थोरो 1840s में ही परेशान हो गए थे। और वो 1845 से 47 2 साल कुछ महीनों के लिए जंगल में जाके रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट का लेना देना उनके ट्रांसेंडेंटलिस्ट थॉट से भी है, क्योंकि हेनरी डेविड थोरो एक फेमस प्रोमिनेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे और उनके जो थॉट्स और बिलीव्स हैं वो अमेरिकन थॉट और बिलीफ पे काफ़ी बड़ी छाप छोड़ चुके हैं। हेनरी डेविड थोरो के काफ़ी रेफरेंसेस हमें हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनटू द वाइल्ड मूवी आपने सुना होगा, या फिर डेड पोएट सोसाइटी। इन मूवीज़ में हेनरी डेविड थोरो के थॉट्स के बारे में थोड़ी बहुत सही बट बात ज़रूर हुई है। तो हेनरी डेविड थोरो वहाँ जंगल में जाके रहे और वहाँ उन्होंने 2 साल के टेन्योर में अपनी ये किताब लिखी। मोस्टली उन्होंने वहीं पे लिखी। उन्होंने एक केबिन बनाया था अपना 10 बाय 15 फुट का, 8 फुट बड़ी उसकी सीलिंग थी और उसमें वो बैठ के खिड़की पे उन्होंने टेबल लगाया था जिस पे वो बैठ के ये किताब लिखते थे। बट इसके अलावा वो और भी काफ़ी चीज़ें करते थे जिनका वर्णन उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस बुक में किया हुआ है। उस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म के अंदर हम बस एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मैन, बेसिकली द ह्यूमन, एंड द नेचर एंड द डिवाइन। तो ये नेचर के बारे में काफ़ी अच्छे बिलीव्स थे इनके, हेनरी डेविड थोरो के, और वो काफ़ी प्रोमिनेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। वो मानते थे कि जो ह्यूमन सोल है वो एट इट्स कोर एक गुड एंटिटी है और अच्छा करने के लिए बनी है, अच्छा करने के काबिल है।
और सिटी के जो बाकी ईविल्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के जो ईविल्स हैं, उसने इस सोल को कहीं ना कहीं भटका दिया है रास्ते से। और ये एक्सपेरिमेंट करने वो जंगल में गए थे, देखने की वो 2 साल रह सकते हैं अकेले कि नहीं, उनको क्या ऐसे सच सामने आएंगे उनके, और जो एक्सप्लोरेशन की राह पे वो चले थे वो उसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो इस पे उनकी एक किताब है वॉल्डन, जिसका एक और नाम से ये जानी जाती है, लिविंग इन द वाइल्ड, ऐसा कुछ नाम है। तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों जंगल में गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट दे दिया, वो बहुत प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट थे, ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। उस टाइम पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ओन करते थे और जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, वो फैक्ट्रीज़ में बेचने के लिए या जलाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज़ होते थे। थोरो का बिलीफ ये था कि हमारे नेचर को हमें सस्टेनेबली एंजॉय करना चाहिए, बल्कि हमें एक हार्मनी में रहना चाहिए नेचर के साथ, ना कि उसको अपने कैपिटलिस्ट इंटेंशंस के लिए या फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए नेचर के रिसोर्सेज का। वो ये भी कहते थे कि हर सिटी में या हर शहर में एक 100 एकड़ का जंगल होना चाहिए, जंगलात ज़मीन होनी चाहिए, जिसमें आप कोई छेड़खानी ना करें, आप कुछ एक पत्ता भी ना तोड़ें, डाली भी ना तोड़ें, और आप वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए जाएं, अपने आप को समझने के लिए जाएं, नेचर को समझने के लिए जाएं। और हर बच्चे का अपब्रिंगिंग इसी तरीके से होनी चाहिए, तभी वो बड़ा होके एक इंसान सस्टेनेबल, अवेयर, सेंसिटिव इंसान बन पाएगा। वॉल्डन पॉन्ड मैंने आपको बता दिया कि मैसाचुसेट्स में थी, कॉन्कॉर्ड में, यूएसए में। थूरो के केबिन की बात करी जाए तो उन्होंने अपना केबिन बनाया था वॉल्डन पॉन्ड के ईस्ट फेसिंग साइड पे। तो अगर कोई शहर से वॉल्डन पॉन्ड आता विजिटर, तो थूरो का केबिन एकदम पॉन्ड से थोड़ा सा पहले पड़ता था। तो थूरो ने बुक में लिखा भी है कि उनको बहुत सारे विजिटर्स मिलते थे जिनसे वो बातें करते थे, अपने थॉट्स शेयर करते थे, उनके थॉट्स जानते थे। और ऐसे कुछ विजिटर्स के बारे में जो उन्हें इंट्रीगिंग लगे, उन्होंने वीडियो अपनी बुक में भी लिखा है। थूरो बिलोंगिंग्स में ज़्यादा नहीं बिलीव करते थे, मिनिमलिज्म में बिलीव करते थे। उनके केबिन में एक बिस्तर, एक टेबल, एक फायरप्लेस, कुछ बर्तन और 3 कुर्सियाँ थीं। इसमें एक विटी वे में थूरो ने बुक में मेंशन किया है कि पहली कुर्सी उनके लिए थी सॉलिट्यूड के लिए, सेकंड कुर्सी थी फ्रेंडशिप के लिए, और थर्ड चेयर जो थी वो सोसाइटी के लिए थी। तो सोसाइटी के लिए उन्होंने तीसरी कुर्सी रखी थी। ऐसे भी काफ़ी इंस्टेंसेस बुक में आए हैं कि थूरो को काफ़ी विजिटर्स मिलने आते थे, बट वो सब खड़े हुए ही रहते थे केबिन में, क्योंकि जगह नहीं होती थी बैठने की। और इस बात का कोई ख़ास गम नहीं था थूरो को, मतलब वो रिग्रेट नहीं करते थे इस चीज़ को, और काफ़ी मैच्योर थे उस तरीके से। वो जो सिविलाइजेशन पे उनके बिलीव्स हैं, उसमें मैं कहूँगा कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख रहे थे, वहाँ पे फर्स्ट हैंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। कॉन्कॉर्ड में एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक ले किया जा रहा था उनके ये किताब लिखने के टाइम पे, और वो उसकी रोज़ की एंडलेस जो एक लेबर लोग कर रहे होते थे, उसके बारे में ये बोलते थे कि जो हिंदू ब्राह्मण्स हैं उनका वो मेंशन करते हैं बुक के अंदर, और वो कहते हैं कि हरकुलिस जैसे था जो ग्रीक माइथोलॉजी में है, कि हरकुलिस को 12 टास्क मिले गए थे और वो इम्पॉसिबल माने जाते थे, बहुत ही मुश्किल थे वो। और जैसे ब्राह्मण्स लोग जो कुछ साधु होते थे पहले के टाइम पे, जो घोर पेनेंस करते थे, उनका मेंशन करते हुए थूरो ये बोलते हैं कि इन लोगों का भी लेबर और पेनेंस और हरकुलिस के टास्क, जो कॉन्कॉर्ड में लेबर है जो रेलवे ट्रैक डाल रही है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हरकुलिस के टास्क ख़त्म हो जाते हैं, ब्राह्मण्स की जो पेनेंस है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्लेवरी लोगों ने शुरू करी है, स्लेवरी ऑफ द सेल्फ, जिसमें उन्होंने खुद को डाल दिया है, वो एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और हम देख रहे हैं आज भी कि 1840 से आज 200 साल के करीब होने को आ रहे हैं, लेकिन थूरो की बात मतलब इट स्टैंड्स करेक्ट। अभी भी कोई ऐसा एंड नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये स्लेवरी ऑफ द सेल्फ का। इस पर थूरो ये बोलते थे कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ जैसे ब्लैक्स की स्लेवरी हुई थी, या फिर इंडियंस के साथ भी ऐसा काफ़ी एशियंस के साथ हुआ है, कहते थे कि वो तो फिर भी उससे एक लड़ाई करके आप उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हो, आप फ्री हो सकते हो। बट इंसान जब अपने आप को खुद स्लेवरी में डाल दे, आप मेंटली
अपने आप को स्लेवरी में डाल दे तो उसके कोई चेन्स नहीं तोड़ सकता। थूरो ये भी बोलते हैं कि इंसान का प्राइमरी एम क्या है। इंसान का प्राइमरी एम है कि वो हीट जनरेट करे। अब इसका मतलब 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। एक कि वो अपने शरीर को ढक के रखे, अपने सर पे उसके शेल्टर हो कि जो एलिमेंट्स की मार है, नेचुरल एलिमेंट्स की मार, वो उसको ना पड़े। खाना इनफ खाता रहे, उसको हेल्दी खाना मिले, इनफ खाना मिले ताकि उसका शरीर हीट बनाए रखे और उसको पानी मिले। तो थूरो ने कंक्लूड किया कि मेन जो प्राइमरी एम देखा जाए जिसके लिए इंसान को ज़िंदा रहना होता है वो हीट है। बट ये हीट जनरेट करने के एक बेसिक काम के लिए इंसान किस किस हाइट्स तक पहुंच चुका है। वो एक हट से शुरू हुआ, झोपड़ी में रहता था पहले, फिर उसमें वो लकड़ी पे खाना पकाता था, फिर वो बड़ा घर बनता गया, अब उसमें टाइलें लग गई, पर्दे आते हैं, फैंसी बेड्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आते हैं, और इंसान 9 to 5 की जॉब में फंसा रहता है और उसका कोई एंड नहीं होता, और ये बस फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेंस, और वो सस्टेनेंस के आगे लग्जरी। तो थूरो बोलते हैं कि हीट के लिए इंसान बहुत आगे जा चुका है और उसको थोड़ा रुक जाना चाहिए और थोड़ा क्वेश्चन करके, इंट्रोस्पेक्ट करके कुछ स्टेप्स वापस लेने चाहिए ताकि वो एक बेसिक सिंपलिस्टिक लाइफ जिए, बैलेंस्ड लाइफ जिए। बैलेंस में बहुत मानते थे थूरो। तो इसके लिए वो ये भी बताते हैं कि वो पूरा टाइम जंगल में नहीं रहे, 2 साल 2 महीने का जो उनका ड्यूरेशन था, वो उस बीच भी काफ़ी बार शहर आते रहे। थूरो इसके एक्सटेंशन में ये भी बोलते थे कि जैसे बच्चा बाहर घर से जाके खेलता है, हम अक्सर ये देखा करते हैं और पहले भी देखा करते थे कि एक बच्चे के अंदर भी एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो एक केव बनाए, एक शेल्टर बना के रहे उसमें। कोई उसे लकड़ी मिल जाती है ऐसे प्रॉब्ली सोर्ड की शेप की, जिसे वो आके वेपन की तरह यूज़ करने लगता है, या फिर वो ऐसे कुछ खोजने की उसको इंस्टिंक्ट है झाड़ी में से, जंगल में से। तो ये किसी वजह से थूरो ये बोलते हैं कि वो जो इंस्टिंक्ट है वो उसका जेनेटिक एक इंफॉर्मेशन है जो वो फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन है, और इस जेनेटिक टेंडेंसी को हम मारते जा रहे हैं सिटी में दिन पे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको रिलेट करते हुए थूरो ये कहते हैं कि जो लोग छोटे घरों में रहते हैं या फिर जो लोग गांव में रहते हैं जिनके पास छोटे घर हैं, कंपेयर टू जो लोग सिटीज़ में बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में हैं, आप देखा जाए तो जो रिच है वो ज़िंदगी से थोड़ा परेशान है। उसके पास सहूलियतें हैं, उसके पास लग्जरीज़ हैं, लेकिन वो एक रोज़मर्रा की दौड़ भाग में परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को, बहुत सारा इशू है, हाइपरटेंशन है। और इन द सेम टाइम जो गांव में रहता है वो फिट है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो हंस खुश के जी रहा है, चाहे उसकी लाइफ में लेबर ज़्यादा हो, मे भी खेती कर रहा है वो, मे भी कोई लेबर का काम करता है, बट उसकी लाइफ सिंपल है और वो नेचर को एंजॉय कर पाता है। थूरो इस बुक में कृष्ण जी का एक कोट यूज़ करके कहते हैं कि असली फ्रीडम वो है जिसमें आप अनहिंडर्ड एक फ्री होराइज़न का मज़ा ले पाओ। और अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए जो कि खुद कृष्ण जी की है, कृष्ण जी का कोट है, तो हमें पता चलेगा कि सिटी में तो वो लग्जरी नहीं है लोगों के पास सब एनी मोर। और ये लग्जरी लेने के लिए थूरो वॉल्डन पॉन्ड में गए थे। थूरो ये भी कहते हैं कि अर्बन सिटीज़ में, अर्बन सेटअप्स में लोगों को लगता है कि अब ये बहुत प्रचलित हो गया है कॉन्सेप्ट कि आप काम करिए 40 तक रिटायरमेंट ले लीजिए, अर्ली रिटायरमेंट, या फिर 50 तक पैसे जमा करके, और फिर उसके बाद आप घूमिए, दुनिया घूमिए, मज़े करिए। तो इसकी निंदा करते हैं थूरो, और वो कहते हैं कि ये पॉलिसी है बहुत बड़ी कि आप एक ऐसे टाइम के लिए पैसे बचा रहे हैं जब आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी एबल होगी कि नहीं वो फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। और ये बात सच है क्योंकि गिवन कितनी सारी डिजीज़ेज़ अब लोगों को हो रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक कॉमन सी चीज़ ले लीजिए कि लोगों के नीज़ में इतने इश्यूज़ होने लगते हैं बड़े होते होते, और अब तो
जैसे बोलते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। ऑफिस में जो 9 to 5 लोग काम करते हैं उनके बॉडीज़ इतनी एबल नहीं है कि वो 40-50 के बाद उस तरीके से फ्रीडम एक्सरसाइज कर पाएँ जैसे वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स और उनकी बोन्स वीक हो रही है। और इसके चलते थूरो बोलते हैं कि आप एक ऐसे टाइम के लिए पैसे बचा रहे हैं, सारा कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं कि आप वो फ्रीडम को आप उस तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे कि नहीं। और ये जो पूरा मॉडल प्रचलित हो गया है सिटीज़ में, अर्बन सेटअप्स में, इसको थूरो तब से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं 1840s से, और ये अभी तक प्रचलित है। और इसीलिए थूरो ने ये भी कहा है कि हमें क्लासिक्स जो है उनको पढ़ना चाहिए। थूरो खैर अपनी बुक की तो नहीं बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जैसे होमर का इलियाड है, शेक्सपियर है, वेदास है, बाइबल तक, तो उन्होंने कहा है कि ये सारा एंशिएंट विजडम है और हमें इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एज़ अ ह्यूमन रेस। हमें ये सारी किताबें अपने पास रखनी चाहिए। वो रेफरेंस देते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जो कि अपने सारे एक्सकर्शंस पे अपने साथ में होमर की इलियाड बुक रखते थे। और थूरो ये बोलते हैं कि ऐसी किताबें हमारा एकमात्र सोर्स हैं, एकमात्र मीन्स है जिसके थ्रू हम कि मानो कि इन किताबों को एक पाइल पे चढ़ के हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। और बहुत गहरी बात इसमें थूरो ने कही है। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग आजकल शॉर्ट फॉर्मेट पढ़ने लगे हैं, और ये मैं आधी चीज़ें थूरो की पढ़ के इसलिए हैरान होता हूँ क्योंकि ये आजकल के टाइम में इतनी रेलिवेंट है। मैंने नहीं सोचा था कि 1840s में भी वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बट बेशक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे पीक पे था उस टाइम पे, तो उन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया वो यूएसए में। और वो यही बोलते हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर के बाइट्स, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं इधर उधर, बट हम लोग वो पेशेंस नहीं रखते, ना ही हम वो इंटरेस्ट रखते हैं कि हम ये बड़े लेंदी क्लासिक्स जो हैं वो पढ़ें। तो सिमिलरली अगर हम ये वॉल्डन को भी समझें, थूरो की जो किताब है, तो हमें समझ आएगा कि इसमें काफ़ी सारे पीसेस ऑफ विजडम है जो कि हम अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। वॉल्डन पॉन्ड के अराउंड थूरो का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था। बहुत प्रिस्टीन कंडीशंस में वो रह रहे थे। वो पॉन्ड में फ़िशिंग करते थे, किस किस तरीके की फ़िश थी वो ये भी बताते थे, कितना गहरा पॉन्ड था ये बताते थे, पॉन्ड कौन से महीने में जमना शुरू हो जाता है क्योंकि सर्दी वहाँ बहुत पड़ती थी ये बताया है उन्होंने, और किस महीने में वो पिघलना शुरू होता है, फिर वो कैसा लगता है। जमे हुए पॉन्ड पे जो पूरी थिक शीट ऑफ आइस होती थी वहाँ पे, तब वो उस पर स्केटिंग करते थे। काफ़ी सारी उन्होंने अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताई हैं। वो वॉल्डन को लोअर हेवन भी कहते थे, और जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ सीन्स, वो आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं कि मिस्ट पूरा आके ठहर गया है वॉल्डन पॉन्ड के ऊपर, पूरा जंगल मिस्टी हो रहा है, ठंड का टाइम है और कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है आसपास, और उसको वो देख के ऐसा फील करते थे कि ये अगर ज़मीन पे कोई हेवन है तो वो वॉल्डन पॉन्ड है। थूरो ये भी कहते हैं कि लोग बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हैं। कोई पेंटिंग बनाता है, कोई स्केच बनाता है, कोई पॉटरी करता है, कोई कार्विंग करता है, नक्काशी करता है, स्टैचूज़ आप कार्व करते हैं। बट थूरो बोलते हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है वो ये है जब आप अपनी रियलिटी को कार्व करोगे, अपने एटीट्यूड, अपने आउटलुक को कार्व करो। आप अपने मेंटालिटी को ऐसे बनाओ जो हर छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट कर पाए और जो हायर चीज़ों के पीछे जा पाए। आप जहाँ सच को तलाशने की एक इच्छा रखो और आप मिनिमलिस्टिक सिंपलिस्टिक लाइफ की इच्छा रखो, तो आप जो जीवन के जो बड़े सुख हैं, जो गहरे सुख हैं, जो लोग ओवरसी कर लेते हैं, जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अगर आप वो सारी चीज़ों को भापने लग जाओ और उनको तलाशने लग जाओ, तो थूरो बोलते हैं कि ये आर्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, इससे ऊपर कोई आर्ट नहीं है। थूरो वॉल्डन पॉन्ड में अकेले बहुत रहे, और उन्होंने ये लिखा है कि शुरू में उनको परेशानी तो होती थी अकेले रहने में, क्योंकि एक सिटी से निकल के वो
2 साल के लिए जंगल में रहने चले गए थे। तो वो कहते हैं कि शुरू में उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ अकेले रहने में, अनकंफर्टेबल में भी वो फील करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको नुआंसेस समझ आने लगे नेचर के, कि चिड़ियाओं को देखने लगे, जानवरों को देखने लगे, नेचर को ऑब्ज़र्व करने लगे, नेचर की ब्यूटी को समझने लगे, तो उनका वो अकेलापन धीरे धीरे कम होता गया। लोग उनसे पूछते भी थे बहुत बार कि आपको जंगल में अकेला नहीं महसूस करते आप? तो वो कहते थे कि इस बात पे उन्होंने बुक में लिखा है कि अगर फिज़िकल करीबी हो 2 लोगों के बीच में या एक समाज के बीच में, तो उसके कोई ख़ास मायने नहीं है। थोरो बोलते थे कि असली क्लोजनेस वो होती है जो मेंटल हो। अगर थॉट्स की क्लोजनेस हो, थॉट्स मिलते हो, सोच मिलती हो, तो वो है असली एक कम्युनिटी लिविंग। आजकल के टाइम पे का उन्होंने एक तरीके से रेफरेंस दिया है कि हम सिटी में रहते हैं, नेबर्स हम सब लोगों के होते हैं, बट हम बहुत कम उन लोगों से बात करते हैं। हर कोई अपनी एक उसमें रहता है, धुन में। और इसी चीज़ पे थोरो बोलते हैं कि मैं हालांकि इतना अकेला हूँ, इतना दूर हूँ मैं अपने सिटी से, वॉल्डन में, जैसे कि मैं यूएसए से अफ्रीका या एशिया दूर होगा, ये कहते थे वो। बट बोलते थे कि फिर भी मैं एट पीस हूँ। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का अंडरस्टैंडिंग था कि फ़िज़िकल क्लोजनेस के पीछे भागना मीनिंगफुल नहीं है। वो ये भी बोलते थे कि 2 लोगों के बीच में थोड़ा स्पेस हमेशा होना चाहिए, एक नो मैन्स लैंड होना चाहिए। और इसका रेफरेंस उन्होंने कंट्रीज़ से दिया कि जैसे कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स होते हैं, नो मैन्स लैंड होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं, वैसे ही लोगों के बीच में भी होना चाहिए एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई लाइन क्रॉस ना करे, कोई ओवरस्टेप ना करे, एक वो स्पेस मिले हर व्यक्ति को, इंडिविजुअलिटी मिले। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि बुक में नहीं दिया है, बट जैसे हम जंगल में देखते हैं पेड़ों की कैनोपी होती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि सारे पेड़, जैसे कि कोई रूल है, वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, जिसको क्राउन शाइनेस कहते हैं। जब आप ऊपर देखेंगे पेड़ों में, जंगल में, घने जंगल में, तो वो सारे पेड़ एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा स्पेस सबके बीच में रहता है। और नेचर भी ये नियम फॉलो कर रहा है, तो हम भी नेचर के पार्ट हैं और हमको भी ये नियम फॉलो करना चाहिए। थोरो बोलते हैं कि आप किसी से घुल मिल के भी रहो, बट इतना नहीं कि आप उसके हर एस्पेक्ट में दूसरे की ज़िंदगी के आपका कोई से हो, आपका इंटरफेरेंस हो। इंडिविजुअलिटी को थोड़ा सपोर्ट प्रमोट करते हुए थोड़ा ये बोलते हैं कि इंसान अगर थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रहेगा तो वो एक दूसरे को ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। थोरो कंक्लूजन में लास्ट के चैप्टर्स में ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी वॉल्डन पॉन्ड के पास ऐसा अचीवमेंट है जो कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि जो असली तथ्य होते हैं जीवन के, वो वैसे भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बताता कभी। जो डीप बातें होती हैं आप बताना चाहोगे भी, बट आप वो वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। इसको थोड़ा बोलते हैं कि आप वैसे भी जो मीनिंगफुल, सबसे मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप वैसे भी बताते नहीं हो किसी को, आप बस फील करते हो। तो वैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ वहाँ पे एज एन अचीवमेंट फील करी। इसका रेफरेंस वो देते हैं कि जैसे कि उन्होंने रेनबो हाथ में पकड़ लिया हो, या फिर शाम के रंग जो आसमान में दिखते हैं, कि इन चीज़ों को वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। इस बुक में काफ़ी लेसन्स हैं अर्बन रीडर्स के लिए। सबसे पहला तो एक सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक लाइफ को प्रमोट करते हैं थोरो। वो ये कहते हैं कि आपके पास जितने कम बिलोंगिंग्स होंगे आप उतना खुश होंगे, नहीं तो आपका दिमाग पूरा टाइम भटकता रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे आप, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा मैं अब ये फर्नीचर नया ले लेता हूँ, नया फ़ोन ले लेता हूँ, मे बी नया व्हीकल, नए कपड़े। बट जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं लाइफ में, जो सर्च फॉर ट्रुथ की बात करते हैं थोरो, उसके लिए टाइम नहीं बचता। दूसरी चीज़ सस्टेनेबिलिटी,
सस्टेनेबल लिविंग की थ्रू बात करते हैं। वो शुरू में उन्होंने बुक में लिखा था कि 1000 एकड़ 100 एकड़ की ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जो पूरा जंगलात हो, जहाँ लोग जाके रिक्रिएशन के लिए जिए, वहाँ पे एक पत्ती एक डाली भी कोई ना तोड़े। इससे हमें लेसन मिलता है कि अब जो अर्बन सिटीज़ में, अर्बन सेटअप्स में जो श्रिंकिंग स्पेसेस हैं, ये ग्रीन स्पेसेस, इनकी हमें आगे चल के बहुत कमी महसूस होने वाली है। हम देखते हैं अक्सर कि लोग गेट अवे करना चाहते हैं, गेट अवे, वीकेंड पे गेट अवे, 2 दिन के लिए पहाड़ों में चले गए, 3 दिन के लिए पहाड़ों में चले गए, कोई बीच पे चला गया और फिर वापस 9 to 5, मंडे टू सैटरडे। तो इसके लिए एक बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है और थूरो ये 1840 से बोलते हुए आ रहे हैं। हमें इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को एक इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट सोली एज अ रिसोर्स। लास्ट चीज़ थूरो जो बोलते हैं वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे भी है कि इंसान को हमेशा कन्फर्मिटी में नहीं जीना चाहिए। जैसे समाज चलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्म्स जो बनते हैं वो एक विजडम पे बनते हैं, लेकिन आपको बिना सवाल पूछे चलना गलत बताते हैं थूरो, कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, समाज से क्वेश्चन करना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस है उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए और आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को पीस पहुंचाए। तो ये था मेरा वॉल्डन का रिव्यू। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, आपको कैसा लगा वीडियो आप ये भी बताएं, और अगर आप किसी और बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।